आज करना है कंपनी लॉ का 3rd यूनिट। सबको स्क्रीन विजिबल है? What is share capital? ओके, तो आप लोगों का जो यूनिट 3 का सिलेबस रहने वाला है दैट विल बी शेयर कैपिटल एंड मैनेजमेंट। शेयर कैपिटल विल बी रिलेटेड टू कि हमारे शेयर्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, आप अपने शेयर्स को इश्यू कैसे कर सकते हो, पूरा सर्टिफिकेशन प्रोसेस, हर एक चीज शेयर से रिलेटेड शेयर कैपिटल में आएगी। और जो आपका ये मैनेजमेंट पोर्शन है इसके अंदर आपकी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और जो भी आपकी मैनेजमेंट होल्ड करते हैं, ठीक है, उन लोगों के बारे में इनको होगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं शेयर कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले है व्हाट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होता क्या है? शेयर कैपिटल इज द मनी a company raised by issuing common or preference stock। बेसिकली जब एक कंपनी को पैसे रेज करने होते हैं, कहीं से फंड्स कलेक्ट करने होते हैं, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? बैंक्स के पास जाती है, ठीक है, बैंक से लोन इश्यू करवाती है। बट अगर छोटा मोटा अमाउंट होगा तो वो बैंक से लोन लेके चल जाता है। बट जो कंपनीज होती है वो बहुत वाइड स्केल पे काम करती है और उन्हें जो फाइनेंस चाहिए होता है वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो वो कंपनीज क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है उसे 20 लाख रुपीज से अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। 18 लाख रुपीज कंपनी के पास है बट उसे 2 लाख रुपीज की और जरूरत है। तो कंपनी क्या करेगी, अपने 2 लाख रुपीज के शेयर्स पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेगी और फिर पब्लिक उन शेयर्स के बदले कंपनी को पैसा देगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी के 10,000 के शेयर्स खरीदे तो मेरे पास 10,000 रुपीज के शेयर सर्टिफिकेट्स होंगे और कंपनी के पास में पैसे भेजूंगी उन पूरे शेयर अमाउंट्स का। ठीक है, और जो शेयर्स होते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है कॉमन और प्रेफरेंस शेयर, तो टाइप ऑफ शेयर्स जो है वो मेनली दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इनको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली शेयर कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कंपनी पब्लिक से रेज करती है। ठीक है, जब पब्लिक से कंपनी पैसा लेती है तो शेयर्स के थ्रू देती है और उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल और इक्विटी फाइनेंसिंग अ कंपनी हैज चेंज ओवर अ टाइम विद एडिशनल पब्लिक ऑफरिंग। ये अमाउंट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है, ये फिक्स नहीं रहता है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट के अंदर सबसे ऊपर लिखा है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। आपकी जो कंपनी होती है, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी जब कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया गया, एमओए को जब बनाया गया, तो कंपनी ने लिखा, हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, कंपनी ने लिखा कि हम जो शेयर्स हैं वो 10 लाख रुपीस तक के शेयर्स हम लोग मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो जब एमओए के अंदर लिख दिया गया है कि जो शेयर कैपिटल है वो 10 लाख रुपीस तक की होगी तो हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है वो 10 लाख रहेगी। ठीक है, उसके बाद दो पार्ट्स होते हैं, इशूड एंड अनइशूड कैपिटल। अब 10 लाख रुपीस अमाउंट जो है वो लिखा गया है एमओए के अंदर कि आपकी जो कंपनी है वो 10 लाख रुपीस तक के शेयर मंगा सकती है। बट अब इसके अंदर फर्क होगा, कंपनी एक टाइम पे सारा पैसा इकट्ठा नहीं मंगाती है, कुछ अमाउंट पहले मंगा लेती है, कुछ अमाउंट बाद में मंगा लेती है। 10 लाख रुपीस की बात हो रही थी तो कंपनी ने क्या किया, 5 लाख रुपीस के शेयर्स इशू कर दिए, पहले 5 लाख इशू किया, तो इशूड कैपिटल कितना होगा, 5 लाख, और बाकी का 15 लाख विल बी और अनइशूड कैपिटल। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर हुआ सबको? किसी को यहां तक कोई डाउट है? Yes. ठीक है जी, नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल जो है, जैसे कि हमने बात किया कि 5 लाख रुपीस के इशू कर दिए शेयर्स। अब इसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल। हमने 5 लाख के इशू किए हैं, जरूरी तो नहीं है कि पब्लिक 5 के 5 लाख रुपए का खरीद लेगी, हो सकता है कि पब्लिक सिर्फ 3 लाख रुपीस का परचेस करे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी होगी, जितना पब्लिक ने खरीद लिए शेयर्स, ठीक है, वो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होगी। बाकी सारी की सारी जो हो जाएगी वो अनइशूड कैपिटल के साथ चली जाएगी। 5 लाख रुपए इशूड कैपिटल था, 3 लाख रुपए सब्सक्राइब किया पब्लिक ने, बाकी के 2 लाख वापस से अनइशूड के अंदर चले जाएंगे। अब सब्सक्राइब के भी आगे दो पार्ट हो जाते हैं, फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप जैसे कि मैंने जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो 3 लाख का हुआ था,
तो फुली पेड अप में वो आएंगे जिनका पूरा पैसा आ चुका है, जिनकी पेमेंट अभी पब्लिक ने नहीं करी है वो नॉट फुली पेड अप में आएंगे। ये चार्ट क्लियर हुआ सबको? चार्ट क्लियर हुआ सबको? जी मैम। ओके, अब टाइप ऑफ शेयर्स यहाँ पे 7 टाइप ऑफ कैपिटल है, ठीक है। शेयर कैपिटल 7 टाइप का होता है। पहला है ऑथराइज्ड नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। जैसे कि हमने ऊपर बात किया कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिख दिया जाएगा वो अमाउंट हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल होगा, या फिर हम उसे नॉमिनल कैपिटल बोल सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल बोल सकते हैं, ठीक है। एक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जितना अमाउंट लिख दिया गया है कि इतने के कैपिटल इशू हो सकता है वो हमारा ऑथराइज्ड, नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल कहलाता है। क्लियर है ये? फर्स्ट टाइप। यस मैम। सेकेंड टाइप इज इशूड कैपिटल। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा है उसका कुछ पार्ट ही हम लोग इशू करते हैं, सारा का सारा एक साथ में इशू नहीं करते हैं। तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 10 लाख के हमने मेमोरेंडम में लिखे और उसके बाद हमने 5 लाख का इशू कर दिया, तो वो इशूड कैपिटल में 5 लाख का अमाउंट आएगा। देन नेक्स्ट इज हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, हमने 5 लाख इशू किया था बट जो पब्लिक है उसने सिर्फ 3 लाख परचेज किया, तो सब्सक्राइब कैपिटल में 3 लाख आएगा। अब नीचे लिखा है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कौन सा होता है? जो पब्लिक, मतलब फॉर एग्जांपल एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, ठीक है। अब जो जैसे कि मैंने बताया कंपनी इकट्ठे पैसे नहीं मंगाती है, तो 10 रुपए में से कंपनी ने फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए मंगा लिए, ठीक है, 4 रुपीज पर शेयर मंगा लिया। तो उस हिसाब से हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी होगी? 4 रुपीज। जो हमारी पैसे हमने 10 रुपीज में से मंगा लिए हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। और अनकॉल्ड अप कैपिटल में कितना आएगा? 10 में से 4 रुपीज हमने मंगा लिए थे वो हमारी कॉल्ड अप है, बाकी के 6 रुपीज विल बी योर अनकॉल्ड कैपिटल। क्लियर? क्लियर है ये? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे एक चीज है, आप लोगों को कैपिटल वर्ड का अगर बेसिक मतलब ना पता हो, कंपनी के अंदर कैपिटल वर्ड का मतलब वो अमाउंट होता है जिससे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, ठीक है। अगर आपसे कोई जनरल सेंस में पूछे तो ये चीज जरूर याद रखना, कंपनी की अगर बात हो रही है तो कैपिटल वो अमाउंट होगा जिससे आपने उस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल हो गया, अनकॉल्ड अप कैपिटल हो गया। नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल। अब कंपनी ने 4 रुपए मंगाए, पर जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स 4 रुपए पे कर देंगे, हो सकता है कुछ लोग पे ना करें, तो वो कौन सा होगा? जो जो जितनी पब्लिक ने पे कर दी है दैट विल बी पेड अप कैपिटल, और बाकी का अनपेड अप कैपिटल, ठीक है। फिर है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से डिस्कस करना है। कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 99 में लिखा गया, ठीक है। सेक्शन 99 के अंदर रिजर्व कैपिटल के बारे में लिखा गया। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ uncalled capital of a company which can be called only the event of winding up. रिजर्व कैपिटल वो पार्ट होता है कंपनी के शेयर कैपिटल का जिससे आप सिर्फ तब मंगवा सकते हो पब्लिक से जब आपने कंपनी को वाइंड अप करना है, यानी बंद करना है, ठीक है। सेक्शन 99 इसके अंदर लिखा गया है, कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 99 में लिखा है रिजर्व कैपिटल वो होगा जो अमाउंट जो कंपनी है सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाएगी, कंपनी बंद करने के वक्त पे मंगाएगी। रिजर्व कैपिटल क्लियर है सबको? रिजर्व कैपिटल क्लियर है? ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसका जो कैपिटल है, यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनल कैपिटल लिखा हुआ है वो 1 लाख का है, जिसको उन्होंने डिवाइड कर दिया, इक्विटी शेयर्स इशू किए 10,000 के 10 रुपीज ईच, ठीक है। 10,000 के इशू किए हैं इक्विटी शेयर्स, कितने रुपए ईच? 10 रुपीज ईच। इट इशूड 8,000 फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ये 10,000 के शेयर्स में से 8,000 के शेयर को इशू किया गया, ठीक है। पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने किए? 8,000। हमने इशू कितने किए थे? 10,000। 10,000 में से 10,000 में से 8,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए। अब क्या लिखा है? द पब्लिक टुक अप 7,000 शेयर्स,
ठीक है, पब्लिक ने 7,000 ले लिए। द टर्म वर ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। जब आप एप्लीकेशन भेजोगे शेयर्स के लिए तो कंपनी को ₹3 चाहिए, जब आपको कंपनी शेयर्स के सर्टिफिकेट देगी तो उन्हें ₹3 चाहिए, और बाकी का जो अमाउंट बचेगा इस ₹10 में से, कितना बचा है ₹4, उनको बाकी की कॉल्स पे मंगाया जाएगा। ठीक है, कंपनी कॉल्ड ₹8। कंपनी ने अब तक कितने रुपए मंगा लिए? ₹8 मंगा लिए। कंपनी के जो ₹1,000 के शेयर है डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ ड्यू कॉल्स। ठीक है, बाकी सबने ₹8 दे दिए, सिर्फ 1,000 शेयर्स के ऊपर हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। अब ये आप लोगों का बहुत टेक्निकल चीज है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस तरीके से कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है। ठीक है, कैसे एप्लीकेशन पे पैसे मंगाते हैं, कैसे अलॉटमेंट पे मंगाते हैं, और फिर बाद में कॉल्स होती हैं। अब आपके सामने एक चीज है, ये दिस इज कॉल्ड द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में कितने लोगों ने सुना हुआ है? बैलेंस शीट नाम सुना है सबने? बैलेंस शीट के बारे में सुना है सबने? बैलेंस शीट एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसे साल के एंड पे, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे बैलेंस शीट को बनाया जाता है। ठीक है, और एक साइड होती है लाइबिलिटी साइड, दूसरी होती है एसेट साइड। अगर आपकी बैलेंस शीट का अमाउंट मैच कर जाता है तो आपके सारे अकाउंट सही हैं। अगर आपकी बैलेंस शीट का अमाउंट मैच नहीं कर रहा है, विच मीन्स कि आपका जो अकाउंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आप लोग हमेशा सोचते होगे ना कि कंपनीज को कैसे पता चलता है कि हमारे अकाउंट्स में गड़बड़ है? ऐसे पता चलता है आपकी बैलेंस शीट के थ्रू। यहाँ पे देखो, इस बैलेंस शीट में नीचे 54,000 एंड 54,000 दोनों साइड दिख रहे हैं। टोटल अमाउंट जो एट द एंड है दैट इज 54,000। दिख रहा है सबको? यस मैम। दिस इज अ प्रॉपर बैलेंस शीट। ठीक है, अगर यहाँ पर इस साइड 54,000 होता और इस साइड 51,000 होता तो इसका मतलब ये है कि हमसे अकाउंट्स में कुछ गलती हुई है या फिर कुछ कंपनी में फ्रॉड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो लाइबिलिटी साइड लिखा है, लाइबिलिटी साइड कौन सी चीजें लिखी जाती हैं? वो सब चीजें लिखी जाती हैं जो हमारी कंपनी को दूसरों को पे करनी है। ठीक है, जो हमारे लिए खर्चा है। और एसेट साइड क्या लिखा जाता है? जो हमारी फायदे की चीजें हैं, हमारी बिल्डिंग है, हमारा कैश है, वो अच्छी चीजें सारी एसेट साइड लिखी जाती है। ठीक है, इसको एक बार गो थ्रू करना आप लोग। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों के एक नॉलेज के लिए यहाँ पे रखा था इसको बीच में, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बैलेंस शीट दिखती कैसी है। क्योंकि आज तक सब लोगों ने सुना होगा कि बैलेंस शीट होती है, बट देखी बहुत कम लोगों ने होती है, ये इसलिए मैंने बीच में ऐड ऑन कर दिया था। अब है क्लासेस ऑफ शेयर। हमने ऊपर पढ़ा हमारी शेयर कैपिटल के टाइप्स। यहाँ पे है क्लासेस के, कितनी क्लासेस है हमारी। मैंने जैसे आपको बताया था 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आपको पता चलेगा कि इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं। कंपनी दोनों को इशू सेम ही करती है। ठीक है, कंपनी बोलती सबको सेम ही है कि इक्विटी शेयर इशू करने हैं तब भी वो शेयर सर्टिफिकेट देगी, प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं तब भी शेयर सर्टिफिकेट देगी, बट इनके फायदे में कुछ फर्क होता है। ठीक है, पहले हम प्रेफरेंस शेयर डिस्कस कर लेते हैं। इट मींस दैट पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी व्हिच कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट। जिस भी शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंस शेयर होंगे उसके पास एक हक आता है कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा उस टाइम पे उस प्रॉफिट का पहला हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता। ठीक है, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ हिस्सा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है। ठीक है, सेकेंडली, जब भी कंपनी को बंद किया जा रहा है, जब कंपनी को आप बंद करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे भी जो पैसे हैं वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं। ठीक है, ये राइट्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के। क्लियर है? फिर अब आप लोग सोचोगे कि अगर इसमें इतने हक मिलते हैं कि सबसे पहले पैसे इसी में मिलते हैं तो लोग इक्विटी शेयर तो खरीदते ही नहीं होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा खरीदे जाते हैं। फर्क क्या है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के अंदर? इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे पहले पैसे बिल्कुल नहीं मिलते, ना ही उन्हें कभी पूछा जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है, अगर कंपनी की कभी मीटिंग होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो वोटिंग करता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलते। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी का ऑनर माना जाता है। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो राइट्स नहीं मिलते। ठीक है, क्लियर हुआ? इसीलिए लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं ताकि हम लोग कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सके, वोटिंग कर सके। ठीक है, अब
अब अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि जो कौन सी कंपनी का नाम लूं, फॉर एग्जांपल पेप्सी है, ठीक है। पेप्सी जो कंपनी है, अगर मैं उस कंपनी के 51% इक्विटी शेयर्स परचेज कर लेती हूँ तो मैं उस कंपनी की ऑनर बन जाऊंगी, ठीक है। देन पेप्सी कंपनी मेरे ऑर्डर्स के बिना नहीं चल सकती है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी कंपनी की ऑनरशिप में। जिसके पास ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, जिसके पास ज्यादा इक्विटी शेयर्स होंगे, वो पर्सन कंपनी का ऑनर होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? किसी को यहाँ यस तक मैम। कुछ भी पूछना है? कुछ क्वेश्चन आया हो माइंड में इक्विटी और प्रेफरेंस से रिलेटेड? नो मैम। प्रतिभा, पूजा, आप दोनों को कुछ पूछना है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। आप लोगों ने शेयर कैपिटल पढ़ा कि क्या होती है। अब यहाँ पे है कि जब आप इस शेयर कैपिटल के अंदर चेंजेस करना चाहते हो, मैंने बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक अमाउंट लिख दी जाती है कि इतने ही शेयर कैपिटल आपका इशू किया जा सकता है। वही अमाउंट जो है वो आगे इशू किया जाता है। बट अगर आप उस अमाउंट को चेंज करना चाहते हो, जैसे स्टार्टिंग में जब आपने कंपनी स्टार्ट की तो मेमोरेंडम में हमने लिखा था कि हम सिर्फ 10 लाख तक के शेयर कैपिटल को रेज कर सकते हैं, बट बाद में मैं चेंज करना चाहती हूँ, 12 लाख करना चाहती हूँ। तो इसके बारे में भी कुछ ऑल्टरेशन की ट्रिक्स होती हैं कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल रेफर्स टू चेंजेस इन एग्जिस्टिंग कैपिटल। आपके एग्जिस्टिंग कैपिटल में चेंजेस जब आप करना चाहते हो। रोल नंबर 812, you are not allowed to do this. Oh, sorry मैम। It's okay. मेरा स्क्रीन में सिर्फ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नाउ अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो शेयर्स आर बीइंग सब्सक्राइब्ड फॉर द पब्लिक। सो तो जब आप एक पब्लिक कंपनी हो और आपके 51% शेयर्स जो है वो पब्लिक के पास में है, तो आपका ऑल्टरेशन आसानी से हो जाता है। ऑल्टरेशन मींस जब आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। इसके कुछ प्रोविजंस हैं जब आपको अपना शेयर कैपिटल चेंज करना है। सबसे पहले सेक्शन 61 सेज वेज टू ऑल्टर शेयर कैपिटल। जब आप अपनी शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हैं, इसके बारे में जो जानकारी है वो आपकी सेक्शन 61 में लिखी गई है ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। जब आप लॉ पढ़ते हो तो सेक्शंस को जरूर याद किया करो, क्योंकि जब आप पेपर के अंदर सेक्शन लिखोगे तो एग्जामिनर को भी ये होता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। आपकी सेक्शंस का क्या फायदा होता है, जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको अपनी शेयर कैपिटल ऑल्टर करनी है, आप जब कोर्ट में जाओगे ना तो आपका जो कोर्ट केस है वो सेक्शन 61 के बेसिस पे लड़ा जाएगा। आप कोर्ट को जाके ये कहेंगे कि सेक्शन 61 मुझे राइट देता है कि मैं अपनी शेयर कैपिटल में चेंज कर सकता हूँ, तो आप मुझे उस चीज के लिए अलाउ कीजिए, ठीक है। अगर आप, वो बोलते हैं ना कि कोर्ट के अंदर एविडेंस जरूरी होता है, कोर्ट के अंदर तर्क के ऊपर बात होती है, तो एक कंटेक्स्ट के ऊपर बात होती है, एक पॉइंट के ऊपर बात होती है। तो यही होता है आपके लॉ के अंदर। लॉ के अंदर सेक्शंस लिखे जाते हैं, और जैसे आप लोगों ने सुना होगा जब आपका पुलिस केस भी होता है कभी किसी के ऊपर, तो पुलिस केस के अंदर भी वो लोग सेक्शंस लिखते हैं, राइट। कभी न्यूज पढ़ी हो तो वो लोग बताते हैं कि इस सेक्शन के अंदर उन्हें ये सजा मिली है या इस सेक्शन के अंदर उन्हें ये सजा मिली है। तो आपके सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके अपने लॉ के अंदर सेक्शंस याद करके जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट 5 डिफरेंट वेज टू ऑल्टर। 61 सेक्शन के अंदर 5 तरीके दिए गए हैं टू ऑल्टर योर शेयर कैपिटल। पहला है इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल। पहला तरीका है जब आप अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो आपने मेमोरेंडम में अमाउंट लिखा था, जब उसमें चेंज कर देंगे, उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर दोगे तो वो सेक्शन 61 के बेसिस पे करोगे। दूसरा है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन मींस कि आपके जो टोटल शेयर है उनका अमाउंट आप पब्लिक से जल्दी मंगा लो, ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी जो शेयर कैपिटल है वो ऑल्टर की जा सकती है। आपने यहाँ पर आपने सुना होगा कि अकाउंट्स में एंट्रीज होती है ना। सुना है सब लोगों ने कि जब अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं तो उसमें एंट्रीज होती हैं।
आपके सामने मैंने वही एंट्री लिखी है कि जब आपने कंसोलिडेट करना है तो आप क्या एंट्री करते हैं। आपकी जनरल बुक ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट साइड। अब आपकी दो साइड्स होती हैं अकाउंट के अंदर, वो जब आप थोड़ा अकाउंट सिस्टम पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ये एंट्री होती है जब भी आपको कंसोलिडेट करना है। अब देखो यहाँ पर नीचे अमाउंट गिवन है कि 50,000 रुपीज के शेयर्स हैं, 10 रुपीज ईच। आपने जब कंसोलिडेट करोगे तो उसको इस तरीके से लिखोगे, डेबिट साइड पे भी आप 5 लाख रुपीज लिखोगे और क्रेडिट साइड पे भी 5 लाख रुपीज लिखोगे, ठीक है। देन है सब डिविजन ऑफ शेयर्स, जब आप अपने शेयर्स की सब डिविजन कर दो, यानी 10 रुपए के शेयर्स थे आपने उसको 8 रुपए का कर दिया, इस तरीके से जब आप करते हो तो उसकी भी एक एंट्री होती है which means share capital account debited to share capital new account credited, ठीक है। देन उसके अंदर भी इसी तरीके से अमाउंट डाल के एंट्रीज होंगी। आपको एंट्रीज याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर आप याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? जी मैम। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा इश्यू आ रहा है वॉइस में। अच्छा फाइन, अगर इश्यू नहीं है तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब इसके बाद बात करते हैं नाउ व्हाट इज शेयर अलॉटमेंट, कि अब शेयर अलॉटमेंट क्या होती है। हमने ऊपर पढ़ा था कि सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, देन शेयर अलॉट किए जाते हैं, फिर कॉल्स होती है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल मेरे को शेयर्स इशू करने हैं, मैं कंपनी की ऑनर हूँ, मैंने 10,000 रुपए के शेयर्स इशू किए और नानंद ने उन्हें खरीद लिया, ठीक है। आपने जब उन्हें परचेज किया, आप एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे कुछ अमाउंट पैसों का भेजोगे, ठीक है। बाद में फिर जब मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगी ना शेयर्स का, तो शेयर सर्टिफिकेट के बदले में आप मुझे जो पैसे दोगे वो होता है शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। there may be times when you want to change the share structure of the company, तो उसे शेयर अलॉटमेंट के थ्रू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट इज द क्रिएशन एंड इशूइंग ऑफ न्यू शेयर्स, ठीक है। ओके, अब एक चीज और है इसके अंदर आप लोगों को बताने के लिए कि जब भी कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है ना, तो वो डायरेक्ट पब्लिक को नहीं देती है। ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है वो सबसे पहले अपने पुराने शेयर होल्डर्स को कहती है कि अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो हमारे शेयर्स खरीद लो। अगर पुराने शेयर होल्डर्स नहीं खरीदते तो फिर नए लोगों को शेयर्स इशू किए जाते हैं, अदरवाइज नए लोगों को शेयर्स नहीं मिलते। अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है, अगर आप रिलायंस के शेयर्स परचेज करना चाहते हो और रिलायंस शेयर इशू करता है तो सबसे पहले वो अपने पुराने शेयर होल्डर्स को बोलेगा कि आप हमसे शेयर्स परचेज कर लो। तो आप लोगों को वो तब प्रेफरेंस देगा जब उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मना कर देते हैं कि हाँ हमें आपके शेयर्स नहीं खरीदने। इसीलिए रिलायंस के शेयर्स इजीली नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके पुराने शेयर होल्डर्स ही पहले से उन शेयर्स को खरीद लेते हैं, ठीक है।